पुणे में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ शरद पवार भी मौजूद होंगे। इस बात को लेकर विपक्षी गठबंधन में हंगामा मच गया। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को बेचैनी कुछ ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस काले झंडे दिखाने जा रही है, तो संजय राउत ने खुलकर शरद पवार से अपना स्टैंड साफ करने को कहा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाना है, पर दिलचस्प बात यह है कि जिस आयोजन में पवार के जाने से कांग्रेस खफा है, उसके कर्ता धर्ता खुद उसके ही नेता रोहित तिलक हैं। वह महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव हैं और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पड़पोते हैं। उस कार्यक्रम में सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में सवाल तो कांग्रेस पर ही उठता है, वो कैसे पूरे मामले को डील करेगी, जब उसके ही नेता ने आयोजन किया है, पीएम मोदी को सम्मान देने का फैसला लिया है। यह आयोजन तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसका संचालन लोकमान्य तिलक का परिवार ही करता है। ये फैमिली मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ ही रही है, लेकिन सन 2000 में मुक्ता तिलक जब बीजेपी का हिस्सा बनी तो हालात बदल गए। उसके बाद से भाजपा के करीब भी परिवार का एक हिस्सा रहा। तिलक ट्रस्ट की ओर से हर साल 1 अगस्त को महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि के मौके पर सम्मान दिया जाता है। मजेदार बात यह कि पुणे की कांग्रेस यूनिट ने भी पीएम मोदी को सम्मान दिए जाने पर सवाल उठाए, तो वहीं ये आयोजन उनके ही नेता रोहित तिलक ने किया। कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की बात है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दिनों मणिपुर के मसले पर घेरने में जुटी है। कांग्रेस की पुणे यूनिट के अध्यक्ष अरविंद शिंदे ने पीएम मोदी के खिलाफ आंदोलन करने का भी ऐलान किया। ये भी अजीब स्थिति होगी, एक तरफ शरद पवार मोदी के साथ मंच पर होंगे, तो वहीं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के लोग आंदोलन करेंगे। अरविंद शिंदे ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक सम्मान को स्वीकार करते हुए एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि उनके तिलक की शिक्षाओं का कितना पालन किया गया है। मैं पुणे के लोगों से यह अपील करता हूं कि वे अपने घरों में काले झंडे लगाएं, और ऐसा नहीं कर पा रहे तो काले गुब्बारे आसमान में उड़ाएं। उन्होंने कहा कि जब मणिपुर को पीएम की जरूरत है तो वे यहाँ पर सम्मानित होने के लिए चले आ रहे हैं। पुणे शहर को उनका स्वागत नहीं करना चाहिए। इस आयोजन में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस बीच चर्चा तो रोहित तिलक के भविष्य को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को सम्मानित करके वे भाजपा में अपनी राह तलाश रहे हैं। रोहित तिलक फिलहाल तिलक स्मारक ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने ऐसी चर्चाओं से इनकार करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक आयोजन है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही अलग अलग राजनीतिक विचार से आने वाले लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के हर सदस्य ने पीएम मोदी के नाम पर सहमति जताई थी। उन्हें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि तिलक की विचारधारा भी स्वदेशी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल बनवाने का सारा रास्ता तो साफ किया ही था। बंगले भी तोड़े गए, पेड़ भी काटे गए, नियमों को ताक पर रखकर 52 करोड़ का महल बना, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने अपने लाडले अधिकारियों का भी पूरा ख्याल रखा। यही वजह है कि जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश ने 15वीं सदी के स्मारक को गिरवाकर सरकारी आवास बनवाना शुरू किया। अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने 2007 बैच के आईएएस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की। एजीएमयूटी कैडर के आईएएस हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश को गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। आईएएस अधिकारी के खिलाफ जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि में उनका मुख्यालय मिजोरम होगा और वह मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। पिछले साल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी 2 मामलों में कार्यकारी अभियंता को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में कार्रवाई के लिए सिफारिश की थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ पठान पीरियड के महल को गिराने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये इमारत 1418 की थी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के तौर पर यहां सरकारी आवास बनवाकर रहने की योजना में थे। उदित प्रकाश पहले दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अभियंता पीएस मीणा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी कर दिया। बताया गया कि राय ने जिस महल को तुड़वाया वह सैयद वंश के खिज्र खान के वारे से स्थापित खिजराबाद शहर का एकमात्र बचा हुआ निशान था। ये लाजपत नगर के पास जल विहार में था। आईएएस अधिकारी के खिलाफ आईपी स्टेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदय प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी दलों को जिस बात की आशंका थी, पुणे में कुछ वैसा ही हुआ। शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातें भी।
शरद पवार इतने खुशहाल के दिनों में नहीं दिखाई दिए जितना पीएम मोदी से मिलने के बाद दिखाई दिए। शरद पवार हंसे, खिलखिलाए, पीएम मोदी की पीठ पर हाथ फेरा और इन तस्वीरों को देखकर विपक्षी पार्टियों को जोर का झटका तो लगा ही होगा। और अब फिर सवाल उठने लगा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा गेम होने वाला है? क्या पिछले दिनों एनसीपी का शिंदे सरकार के साथ जाना सोची समझी रणनीति था? ऐसे सवाल तो उसी दिन से उठ रहे हैं जब अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए थे। लेकिन आज मोदी पवार की गर्मजोशी देख फिर से वही बातें होने लगी हैं। वजह ये कि जब से एनसीपी में बगावत हुई है उसके बाद से शरद पवार ने पीएम मोदी को लेकर एक भी बयान नहीं दिया है और 3 मुलाकातों के बाद अजीत पवार पर भी उनकी नरमी जग जाहिर है। पवार की मुस्कुराहट देखकर कांग्रेस ही नहीं पूरे विपक्षी गठबंधन को ये डर लगा होगा कि उन्हें अब टूट से बचना होगा। राजनीति में हंसने, मुस्कुराने, थपकी देने के अपने मायने होते हैं। जब कुछ इसी अंदाज में शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो चर्चा चल पड़ी। पवार की अपनी बनाई पार्टी टूटी। मोदी से मिलकर पवार खिलखिलाकर हंस रहे थे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने उन्हें रोकने की लाख कोशिशें की लेकिन शरद पवार नहीं माने। वह आज के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए कितने बेताब थे कि वे पुणे के उस मंच पर पवार सबसे पहले जाकर बैठ गए थे। मौका था लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का। कई दिनों से इस कार्यक्रम की चर्चा थी। क्या पवार जाएंगे, मोदी से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अटकलें ये भी थीं कि शरद पवार इस मौके पर कोई बड़ा सियासी संदेश देंगे और एक तीर से कई निशाने लगाएंगे। हालांकि तमाम अटकलों और विपक्षी खेमे की आपत्तियों के बावजूद पवार ने मोदी के साथ मंच साझा किया। विपक्षी दलों के गठबंधन ने पवार से कहा था कि ऐसे वक्त में जब भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा बनाया जा रहा है, उनका इस कार्यक्रम में शामिल होना विपक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस और महाराष्ट्र के दूसरे विपक्षी दलों शरद पवार को इस कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया गया। शरद पवार तो रविवार को ही देर रात दिल्ली से पुणे पहुंच गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने बताया, विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वे पुणे पहुंच चुके थे। जोशी ने बताया कि उसके बाद हम लोगों ने फिर से उनसे मिलने का समय मांगा जो नहीं मिला। शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के पुणे जिले के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने टीओआई को बताया कि विपक्षी दलों के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई क्योंकि इसका कोई समय पहले से तय नहीं था। पवार ने उन सांसदों से मुलाकात ही नहीं की जो उन्हें इस समारोह में शामिल न होने के लिए मनाना चाहते थे। आज पवार से मिलकर मोदी ने हथेली पर कुछ लिखने का इशारा किया। क्या बात हुई वो तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि नेता इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेल कर दिया। दिल्ली को लेकर अध्यादेश के बाद सरकार ने जो बिल लोकसभा में पेश किया उसमें कई ऐसे बदलाव किए गए जो अरविंद केजरीवाल के होश उड़ाने वाले हैं। जिस आर्टिकल 239A पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे, नए विधेयक में वह धारा खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया। इस एक हफ्ते के दौरान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो गुल खिलाए वो सब जानते हैं। अफसरों को धमकाने से लेकर फाइल्स को गायब करने की घटनाएं हुई। इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी है। इसलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। हालांकि इस बिल की तुलना 19 मई के अध्यादेश से करें तो केंद्र सरकार ने इसमें कई अहम बदलाव किए हैं। विधेयक में आर्टिकल 239A का जिक्र नहीं है। केंद्र सरकार ने इसी आर्टिकल के तहत निर्वाचित सरकार के दायरे से सर्विसेज यानी सेवाओं को हटाया था। कोर्ट ने इस प्रावधान पर सवाल उठाए थे और संविधान पीठ के फैसले के लिए 2 मुद्दे तय किए थे। पिछले अध्यादेश के तहत NCCSA को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट पेश करना जरूरी था। इस विधेयक के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावित विधेयक सेक्शन 45D में मौजूदा प्रावधानों को कमजोर करता है। ये दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्ड्स, आयोगों और वैधानिक नियमों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। विधेयक में दिल्ली से जुड़े कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। इसमें मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे। कमेटी की सलाह पर उपराज्यपाल बोर्ड्स और आयोगों की नियुक्तियों और तबादले करेगा।
लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है। यहां आसानी से ये अध्यादेश पारित हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश को पारित करवाना थोड़ा मुश्किल होगा। राज्यसभा में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मिला लें, फिर भी बहुमत से 9 सीटें दूर रह जाते हैं। लेकिन जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की पार्टी खुलकर विधेयक के समर्थन में बीजेपी के साथ आ गई है। दोनों के पास राज्यसभा में 9 सांसद हैं, मतलब कि राज्यसभा में भी विधेयक को कानून बनने से रोक पाना अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लिए संभव नहीं होगा। मतलब कि जिस वजह से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से दोस्ती की, वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सम्मति पात्रा ने ये कहा कि पार्टी दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का राज्यसभा में समर्थन करेगी। साथ ही सरकार के खिलाफ विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। ऐसे में बीजेपी सरकार आसानी से दिल्ली से जुड़े विधेयक को राज्यसभा से पारित करा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 को हासिल करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। अब बीजेपी यूपी की बिसात पर ऐसी चाल चलने वाली है जिसके बाद अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और कांग्रेस की तिकड़ी की हवा पूरी तरह से निकल जाएगी। बीजेपी को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है। सूत्रों का यह कहना है कि बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का यह मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन और एनडीए दोनों ही से दूरी बनाकर चल रही हैं। पूर्वी यूपी में भाजपा ने ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने साथ लाकर पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब उनके निशाने पर पश्चिमी यूपी है। भाजपा नेताओं का यह मानना है कि आरएलडी के जाट वोट पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। विधानसभा से लेकर निकाय चुनाव में जाट वोट भाजपा को मिलते रहे हैं। बसपा से गठबंधन कर भाजपा एक तीर से 2 निशाना मारने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसका पूरा फायदा बसपा और भाजपा दोनों को मिलेगा। इसके साथ ही बसपा से गठबंधन हुआ तो सपा के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ जाएगा। बसपा के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा में तय कर लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को उसकी जीती हुई सीटें देने पर पार्टी नेता सहमत हैं। बसपा ने पिछले अभी मायावती या बसपा की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि गठबंधन हो जाएगा। भाजपा नेताओं का ये मानना है कि बसपा के अकेले लड़ने पर विधानसभा चुनाव जैसे उसकी स्थिति हो सकती है। बसपा 2007 से विधानसभा के चुनाव के बाद से लगातार हार का सामना कर रही है। 2012 में सपा ने बसपा को हराकर यूपी की सत्ता हथिया ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सुनामी चली और सपा ने 5 सीटें जीती, लेकिन बसपा बुरी तरह से हार गई। उसे 2017 में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन लगातार तीसरी हार के बाद उसने 2019 में सपा से गठबंधन कर लिया। उसे 10 लोकसभा सीटों पर जीत भी मिली। 2022 में बसपा ने अकेले उतरने का फैसला लिया था। इससे विधानसभा से उसका एक तरह से सफाया हो गया था। बसपा को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। 10 साल पहले तक सत्ता संभाल रही बसपा विधानसभा में केवल 1 सीट मिलने के साथ ही उसका वोट बैंक भी लगातार खिसकता रहा। बसपा इस समय अकेली नजर आ रही है। बसपा का बेस वोट बैंक यूपी में ही है। मायावती को पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिली 10 सीटों पर जीत 2024 में तभी बरकरार रह सकती है जब किसी से गठबंधन किया जाए। बसपा के अकेले उतरने पर विधानसभा और निकाय चुनाव जैसे हालात हो सकते हैं। बसपा की इसी मुश्किलों को देखते हुए भाजपा की तरफ से गठबंधन का पासा फेंका गया है। मायावती लगातार मुस्लिमों को साधने के लिए तरह तरह के प्रयोग करती रही हैं। इसके बाद भी उन्हें मुस्लिमों का साथ नहीं मिल पाया जैसा सपा को मिलता रहा। वहीं इस बारे में सांसद एसटी हसन का कहना है कि मायावती उनके साथ जा रही हैं तो उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट बसपा को नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कुछ दिनों से 26 विपक्षी दलों का नया नवेला गठबंधन कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा था। क्या अरविंद केजरीवाल और क्या ममता बनर्जी सबके सब पता नहीं किस खुशफहमी का शिकार थे कि अब बीजेपी को हर कदम पर वे रोक देंगे। लेकिन हुआ ये कि विपक्षी गठबंधन पहले ही कदम पर औंधे मुंह गिरता हुआ दिखाई देने लगा। जैसे ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया, विपक्षी पार्टियां पूरे जोश में आ गईं कि इसको तो राज्यसभा में गिरा ही दिया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। विधेयक पेश किए जाने पर विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर और गौरव गोगोई, आरएसपी के एनके रामचंद्रन, टीएमसी के सौगत राय और असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया।
लोकसभा में ये बिल आसानी से पेश हो जाएगा, सवाल राज्यसभा का है। हालांकि इस बीच नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल की ओर से जो बयान आया है, उसके बाद राज्यसभा में भी ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। बीजू जनता दल ने घोषणा की है कि वो दिल्ली वाले बिल पर केंद्र सरकार के साथ है। इसके साथ पार्टी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का भी विरोध करेगी। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। सस्मित पात्रा ने कहा कि दिल्ली को लेकर लाए गए बिल पर वे सरकार का साथ देंगे। पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ भी है। बीजू जनता दल ने लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को व्हिप भी जारी किया। व्हिप जारी करते ही ये क्लियर हो गया है कि नवीन पटनायक की पार्टी इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़ी है। लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है, यहाँ ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। एनडीए के 333 सांसद हैं, जिससे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा में बीजेपी के पास सहयोगियों को कुल मिलाकर 112 सांसद हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 8 दूर। वहीं विपक्षी दलों के पास 105 सांसद हैं। बिल को पास कराने के लिए बीजेपी को राज्यसभा में जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल दोनों में किसी एक के समर्थन की जरूरत थी। दोनों ही दलों के राज्यसभा में 9 सांसद हैं। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ दिख रही है। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के समर्थन को मांग रहे हैं, लेकिन अधिकांश दल इस मुद्दे पर उनके साथ थे भी। हालांकि नंबर गेम के मामले में विपक्षी दल गठबंधन अब काफी पीछे नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।